नमस्कार, बधेरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और इम्पोर्टेंट खबरों के साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहेली रजनी कालरा। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में 8 साल की गजल की मौत के बाद स्कूल पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया। गजल के मम्मी पापा का आरोप है कि स्कूल में कराटे कंपटीशन के दौरान चोट लगी थी। कराटे टीचर का कहना है कि स्कूल में बच्चों का सिर्फ परफॉर्मेंस हुआ था, कोई फाइट नहीं करवाई गई थी। स्कूल प्रिंसिपल कह रही हैं गजल को पहले भी सिर में दर्द की शिकायत थी और इसकी जानकारी उसके माँ बाप को दी गई थी। 31 जनवरी को स्कूल में गजल ने कराटे में बेस्ट परफॉर्मर का मेडल भी जीता था। मेडल मिलने के बाद गजल की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले जाई गई, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। सांसद ई अहमद के निधन के बाद सदन स्थगित नहीं करने के फैसले पर कांग्रेस ने हंगामा किया है। कांग्रेस ने सरकार पर वरिष्ठ नेता के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मामले पर संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ई अहमद को मंगलवार को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार रात उनका निधन हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद आज संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन कर रहे थे। संसद सत्र शुरू होने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास वो इकट्ठा हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चिट फंड मामले में 2 सांसदों की गिरफ्तारी किए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर टीएमसी के सांसदों ने नारेबाजी की। रोज वैली चिट फंड घोटाले में टीएमसी के 2 सांसदों की गिरफ्तारी हुई थी। रोज वैली घोटाला करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। मेरठ में आज अचानक अमित शाह ने पैदल मार्च को कैंसिल कर दिया। एक बिजनेसमैन की हत्या को लेकर यात्रा बीच में रोकने का ऐलान हुआ। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनने पर 120 दिन के अंदर गन्ना किसानों का बकाया चुकाया जाएगा। साथ ही किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। हर कॉलेज में एंटी रोमियो दल बनाया जाएगा। कहा, एक ने देश को लूटा, दूसरे ने यूपी को लूटा। दोनों यूपी का विकास नहीं कर सकते। आगरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया है। कहा, यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। सरकार ने राज्य में सबसे ज्यादा काम किया है। बीजेपी पर हमला किया। कहा, बीजेपी ने गरीबों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छे दिन के नाम पर लोगों को लाइन में खड़ा किया। आगरा में अखिलेश राहुल के रोड शो से पहले पुलिस वालों ने भीड़ की पिटाई भी की। आरोप है कि पुलिस वालों ने रोड शो में शामिल होने आई महिलाओं से बदसलूकी। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपों से बरी किए जाने के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पेशी पर भी एतराज जताया है। कहा, ईडी और सीबीआई की तरफ से कोई नहीं आया तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति सिर्फ निचली अदालत में ट्रायल तक के लिए हुई थी। यूपी में महिलाओं और लड़कियों को फोन कर परेशान करने पर खुलासा हुआ है। कुछ लड़के मोबाइल की दुकानों और रिचार्ज शॉप से नंबर खरीदकर लड़कियों को परेशान करते हैं। उन्हें अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजते हैं। रिचार्ज करने वाले दुकानदार 50 रुपए से लेकर
500 रुपए तक में मोबाइल नंबर बेचते हैं। मोबाइल नंबर की कीमत लड़की की खूबसूरती के हिसाब से तय करते हैं। साधारण सी दिखने वाली लड़की का मोबाइल नंबर 50 से 100 रुपए तक में दे दिया जाता है। उधर खूबसूरत लड़कियों के मोबाइल नंबर के लिए दुकानदार 500 रुपए तक लेते हैं। पहले से ही हमारे पास यूपी में 1090 की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई हैरेसमेंट किसी भी महिला की अगर होती है तो 1090 पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि हम उसके खिलाफ, जो भी व्यक्ति को परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब में दहेज प्रथा को लेकर गलत बातें लिखी गई है। 12th क्लास की किताब में दहेज की वजह लड़कियों की कम सुंदरता को बताया गया है। एक चैप्टर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में ये लिखा है कि कम सुंदरता और दिव्यांग लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने में माँ बाप को परेशानी होती है। इसी वजह से शादी के लिए लड़के वाले ज्यादा दहेज मांगते हैं। मजबूरी में माँ बाप को भी रिश्वत के तौर पर दहेज देनी पड़ती है। सोशियोलॉजी की ये किताब 4 साल से पढ़ाई जा रही है। दहेज प्रथा की वजह ये भी बताई गई है, धर्म और जाति। पॉलिटिशियंस शुड नॉट इंटरफेयर इन करिकुलम, ऐसा मैं मानता हूँ। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होती है, जो ये किताबें लिखती है, उनके सामने दी है। उनका इसके बारे में जो कहना है कि समाज के वास्तव जो है वो हमने बताने का प्रयास किया है। फिर भी जो आक्षेप आज ऑब्जेक्शन लिए गए हैं उसको लेकर बोर्ड ऑफ स्टडीज उसका विचार करे, ऐसा हमने एसएससी एचएससी बोर्ड के चेयरमैन को कहा है। सेना ने बॉर्डर से भारी हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू के सांबा में आतंकियों ने ग्रेनेड दागे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में पिछले 15 दिनों से आतंकवादियों के कई ग्रुप्स घुसपैठ के लिए लगातार रेकी कर रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की एक लावारिस बोट भी मिली है। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 दिनों में इस इलाके से पाकिस्तान की 4थी बोट बरामद हुई है। नागालैंड के निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विरोध हो रहा है। कल रात भड़की हिंसा के बाद सेना को तैनात किया गया। कोहिमा और दीमापुर में हालात काबू में हैं। सीएम ने ट्राइबल ग्रुप की इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया है। लोगों से शांत रहने की अपील भी की। कई जगह पर धारा 144 लगा दी गई है। नागालैंड के डीजीपी ने सीएम की जान पर खतरा बताया है। राज्य में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हुई। पूरा कैबिनेट को इस तरह से अटैक करना और मुख्यमंत्री का निवास पे अटैक करना और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर में इस तरह का वार करना, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए वहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबको भी हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार के साथ बैठ कर के बात करें और जो भी निर्णय होगा वो मिलजुल करके ही निर्णय करना चाहिए। और अगर राज्य सरकार भी हमसे कुछ और मदद मांगता है तो हम मदद देंगे। H1B वीजा पर इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भारतीय आईटी कंपनियों को वीजा के इस्तेमाल रोक देने का सुझाव दिया है। कहा यूएस में इंडियन प्रोफेशनल्स को भेजना बंद करना होगा। कंपनियों को यूएस में लोकल लेवल पर हायरिंग करनी चाहिए। अमेरिका में मौजूद इंडियन आईटी कंपनियों को अमेरिकियों को ही नौकरी पर रखना चाहिए। भारत के कॉलेज से रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए। लोकल लोगों को ट्रेनिंग देकर भारतीय कंपनियों को अपनी अहमियत बढ़ानी चाहिए। अमेरिका से सालाना 85,000
H-1B वीजा जारी होते हैं। इनमें से 80% इंडियंस होते हैं। चेन्नई के समंदर में फैले तेल को साफ करने का काम शुरू हो गया है। कोस्ट गार्ड, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मछुआरे सब मिलकर सफाई कर रहे हैं। पानी में मिले तेल को पंप से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए बाल्टी की मदद से सफाई की जा रही है। सफाई में 1000 से ज्यादा लोगों ने 20 टन से ज्यादा तेल निकाला है। समंदर के किनारे पत्थर काले हो गए हैं। तेल के रिसाव की वजह से एनवायरनमेंट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कई किलोमीटर दूर समंदर के किनारे मछलियां और कछुए मरे हुए पाए हैं। दो जहाजों के टक्कर की वजह से समंदर में ये तेल लीक हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। गांव के सरपंच पर पिटाई का आरोप है। महिला के घर के सामने पानी की टंकी बनाई जा रही थी। महिला विरोध कर रही थी। पानी की टंकी को कहीं और बनाने की बात कह रही थी। नाराज होकर सरपंच ने उसकी पिटाई कर दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया। नोट बैन के दौरान बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने वालों को इनकम टैक्स विभाग ने SMS और ईमेल भेजना शुरू कर दिया है। 18 लाख लोगों में से अब तक 13 लाख लोगों को SMS और ईमेल भेजे जा चुके हैं। बाकी को आज ये SMS और ईमेल्स भेजे जाएंगे। IT विभाग के मुताबिक नोटबंदी के दौरान 18 लाख लोगों ने बैंक के खातों में 5 लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई थी। स्क्रूटनी के बाद जरूरत हुई तो विभाग नोटिस भेजेगा। दूसरे चरण में बैंकों में 3 लाख या उससे ज्यादा रकम जमा कराने वालों से पैसे का सोर्स पूछा जाएगा। अमेरिका के वर्जीनिया में रिसाइकलिंग और डिस्पोजल सेंटर में आग लग गई। 60 फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर कई घंटों की कोशिश के बाद काबू पाया। आसपास की बिल्डिंग तक भी आग पहुंच गई। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। कल रात आग लगने के बाद 2 फायर अलार्म बजने लगे। फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। अफगानिस्तान के काबुल में लड़कियां चाइनीज मार्शल आर्ट वुशु की प्रैक्टिस कर रही हैं। 13 से 20 साल की उम्र की 20 लड़कियां वुशु सीख रही हैं। करीब -2 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ के बीच प्रैक्टिस कर रही ये लड़कियां कह रही हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये काम करना जरूरी है। दुनिया में संदेश देना जरूरी है कि वो पुरुषों से कम नहीं है, उनमें भी टैलेंट है। 20 साल की सीमा अजामी ट्रेनर है और ईरान से अफगानिस्तान आई हैं। पधरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे फिर आएंगे।